हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू शाइन रेड क्लासेस। कैसे हो आप सब? क्लास कैसी चल रही है? आप सभी थोड़ा पंक्चुअल होइए टाइम पर। टाइम हमारा वही है 10 बजे सुबह जैसे क्लास हो रही है और टेस्ट आपके चल रहे हैं अभी फ़िलहाल के लिए 6 बजे शाम को। टेस्ट जो है वो आपका लाइव हो रहा है, इसलिए सभी लोग जो भी लोग नहीं अटेंड कर रहे हैं क्लास को वो टाइम पर आएँ, ठीक है। अब जुलाई आने वाली है, कुछ दिन बचा हुआ है। जुलाई से सारे काम शेड्यूल वे में हो जाएंगे, जैसे जैसे का होता है। स्कूल वैसे भी रीओपन हो जाएंगे, सब कुछ हो जाएगा। तो आप भी अपनी पढ़ाई पे बैक हो लीजिए। जितनी छुट्टियां मस्ती करनी थी सबने कर लिया, ठीक है। आज की इस क्लास में हम यहाँ पर सोशल साइंस की क्लास देख रहे हैं, सामाजिक अध्ययन, ठीक है। आप सभी शालिनी डेढ़ क्लास साथ बने हुए हैं। लाइक शेयर सब्सक्राइब बिल्कुल ना भूलें। कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट के थ्रू पूछ सकते हैं। आपको नोट्स में कोई प्रॉब्लम है, किसी क्वेश्चंस में कोई डाउट है, तो आप मुझे कमेंट में ये बात पूछ सकते हैं कि यहाँ पे ये चीज़ गलत है या कुछ भी डाउट है, ठीक है। जो भी लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों में शेयर करिए। टेलीग्राम को ज्वाइन करने के लिंक आपको कमेंट बॉक्स में पिन करके मिलेगा। हर वीडियो में कहीं से आप ले लीजिए और ज्वाइन कर लीजिए। सारे पीडीएफ आपको वहाँ पे इजीली अवेलेबल हो जाएंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं आज की इस क्लास में हम क्या टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। चैप्टर फर्स्ट अभी आपका चल रहा है, ठीक है। काफ़ी बड़ा है, सोशल साइंस का सब्जेक्ट बड़ा है, इसलिए मैं शुरू से लेके चल रही हूँ ताकि अच्छे से हम लोग कंप्लीट कर लें, सब अच्छे से क्लियर हो जाए। एक बार जब ये काम पूरा प्रोसेस चलना शुरू हो गया ना तो इतना फटाफट होगा तो आपको कवर करने में बहुत वक्त लग जाएगा। इसलिए ध्यान से चलते हैं, आगे देखते हैं। हमने गुप्त साम्राज्य के बारे में स्टार्ट कर दिया था, क्लास ले ली थी। आज की इस क्लास में हम गुप्त साम्राज्य का पतन देखेंगे कि क्या कारण रहा था जो गुप्त साम्राज्य खत्म हो गया। ये पतन आपको लिखने को आएगा, ध्यान रखिएगा। पहला पॉइंट, प्रशासनिक अकुशलता। क्या कहा जा रहा है? प्रशासनिक अकुशलता, कमजोर उत्तराधिकारी और गतिहीन अर्थव्यवस्था। अर्थव्यवस्था सुचारू रूप से नहीं चल रही थी, जो उत्तराधिकारी था वो कमजोर था, और जो प्रशासन का कार्य था, सारी चीज़ें उसमें अकुशलता थी, ठीक है। हर काम सही तरीके से नहीं किया जा रहा था। जब कोई देखने वाला ही, निगरानी करने वाला ही एकदम सुदृढ़ नहीं रहेगा, मजबूत नहीं रहेगा, अच्छे से कंट्रोलिंग पावर नहीं रहेगी, तो वो सारी चीज़ें फिर इधर उधर हो जाएंगी और ख़राब हो जाती हैं। गुप्त साम्राज्य के ह्रास के बहुत सारे मूलभूत कारण हैं, देखते हैं। साम्राज्य का अत्यधिक विस्तार। साम्राज्य इतना ज़्यादा बड़ा था कि एक तो कमज़ोर शासक में हो गया, उत्तराधिकारी हो गया, और राज्य का विस्तार इतना ज़्यादा था कि वो कंट्रोल नहीं कर पाए, हर जगह नियंत्रण नहीं कर पाए, देख रेख नहीं कर पाए, ठीक है। विदेशी आक्रमण बहुत हुआ करता। जब आपको पता चल जाएगा कि अब आपके घर में कोई आपको बचाने वाला नहीं है तो उसी रात आपके यहाँ चोरी हो जाएगी, उसी रात आपके यहाँ कुछ गलत काम हो जाएगा। ऐसा देखने को मिलता है। इसीलिए जब कभी कोई बच्चा घर में अकेले रह रहा, लड़की हो लड़का हो कुछ भी हो, अगर बहुत सेफ सोसाइटी मोहल्ला नहीं है तो प्रचार नहीं किया जाता है कि उसको पेपर में छपवा दो आज मेरे घर में कोई नहीं रहेगा। उस वक्त कितना भी प्रोटेक्टेड हो उसको कुछ ना कुछ जरूर हो जाएगा। तो इसीलिए यहाँ से जब ये बात पूरे साम्राज्य में इतना हो गया कि बहुत छीड़ राजा है, बुद्धि ही नहीं है और इतना कमजोर निर्बल है, तो क्या होगा? जाहिर सी बात है लोग उसे बाहर से आके आक्रमण करेंगे ही, ठीक है। आंतरिक विद्रोह हो गया। ये तो वही बात हो गई, जिस थाली में खाएंगे उसी में छेद करेंगे। आंतरिक विद्रोह फैल गया, हम राजा बनेंगे, हम कब्जा करेंगे, ये लोग मिलकर षड्यंत्र करने लगे, इनको मरवा देंगे, वहाँ मरवा, जैसा होता है। इसे पतन के निकट लाए। इससे क्या हो गया, ये धीरे धीरे जब फैलता गया तो पतन बहुत निकट आ गया और ये एक दिन क्षीण हो गया, ठीक है। इस तरह से बहुत सारे कारक हैं। दूसरा देखिए, स्कंदगुप्त एवं हूणों के संघर्ष। हूण का और स्कंदगुप्त का जो संघर्ष का उल्लेख है वो इन सारे बहुत सारे अभिलेखों में पता चलता है। जब हम इनके बारे में पढ़ते हैं तो ये सारा चीज़ खत्म होने में इनका भी बहुत साथ था। स्कंदगुप्त की मृत्यु के बाद हूण आक्रमणकारी हो गए। हूण में तोड़मार और ये महिरकुल, ये दोनों लोग क्या किए थे, जब स्कंदगुप्त की मौत हो गई तो उत्तराधिकारी जो आते गए वो निर्बल थे, बहुत क्षीण थे, कमजोर थे, तो हूण ने उन पर आक्रमण कर दिया। हूण जो है इस पर कब्जा करने की पूरी कोशिश में लगे हुए थे। इन हूणों ने आक्रमण में गुप्त साम्राज्य की जीवन शक्ति को नष्ट कर। गुप्त साम्राज्य की जो जीवन शक्ति चली आ रही थी, मतलब जो बस उत्तराधिकारी नाम मात्र का था लेकिन हूण ने आक्रमण करके उनको भी विनाश कर दिया, उनको भी खत्म कर दिया। इनके उत्तराधिकारी कमजोर सिद्ध हुए और हूण आक्रमणकारियों का सामना नहीं कर सके। इनके जो उत्तराधिकारी थे, जो सैनिक मंत्रीगण थे, वो कमजोर हो गए, इनकी व्यवस्था खराब हो गई, इनकी जो प्लानिंग थी, रणनीति वो खराब हो गई और हूण ने आक्रमण करके उन्हें कब्जा कर लिया। उनका सामना ये कर ही नहीं पाए। गुप्त साम्राज्य के उत्तराधिकारी जैसे जैसे निर्बल होते गए वैसे पतन होना शुरू हो गया। इसलिए कहा जाता है कि एक सुदृढ़, एक अच्छा काबिल राजा बनाया जाता है, ठीक है। चलते हैं आगे। वंश परंपरा चल रही थी, एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक जो जो आया वो रहता गया। दो कारण हो गया। फिर देखिए, केंद्रीय सत्ता कमजोर हो गई, जो सेंट्रल पावर है वो कमजोर हो गई। अधीनस्थ सामंतों ने पृथकतावादी रूप अपनाकर साम्राज्य की शक्ति को कम कर दिया।
उत्तर और दक्षिण पूर्वी बंगाल में नियुक्त राज्यपालों ने स्वयं के गुप्त नियंत्रण से अलग कर दिया। देखो क्या हुआ, अब का जो केंद्र संता थी, जो जैसे होता है ना कि जैसे गुप्त चाणक्य की बात चली आ रही थी, ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य के काल में। तो जैसे चाणक्य ऐसे गुप्त साम्राज्य में भी सभी लोग रहे लगभग। चाणक्य जो है गुप्त साम्राज्य के समय में भी कुछ समय तक रहे थे। उनका जो मंत्रिमंडल है, जो 8-9 लोग, 9 रत्न वगैरह थे, तमाम चीज़ें जो सब सुनने में पढ़ने में आई है, इन लोगों में भी फूट डाल दिया गया। इन लोगों में भी जो है पृथकता आ गई कि नहीं हमारा होगा, अपना होगा। वहाँ के जो राज्यपाल थे, जो कुछ सही लोग थे, उनको हटा दिया गया, उस मंत्रिमंडल से निकाल दिया गया। केंद्रीय सत्ता कमजोर होने लगी। जो सामंत लोग थे वो अलग अलग हो गए, सब अपना अपना साम्राज्य, अपनी शक्ति को कब्जा करने में लग गए। तो ये सारे कारण थे, अंदर से ही वो एकदम कमजोर हो गए। जो मंत्रिमंडल थे वो भी उनके साथ ऐसा ही बिहेव किए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे है यशोधर्मन का उदय। मौखरी वंश के शासक यशोवर्धन ने मालवा और उसके आसपास के क्षेत्र का अधिकार जमा लिया था। ठीक है, इन्होंने जो मालवा के एरिया के लोकेटेड एरिया थे, जितने आसपास के कवरेज क्षेत्र, प्रांत, जिले, जो भी कस्बे रहे होंगे, सब पे अपना कब्जा कर लिया था। इससे गुप्त साम्राज्य को बहुत उसकी प्रतिष्ठा को धक्का लगा और आर्थिक हास ने भी गुप्त वंश को मतलब पतन में योगदान दिया। पैसा भी कम होता गया, इनकी पैसे में चोरी हो गई। जाहिर सी बात है, जब कोई निगरानी करने वाला नहीं, तो कोषाध्यक्ष जब अच्छा नहीं है तो चोरी हो जाएगी ना, चोरी हो जाएगी। वो अपना सारा पहले अपना डेवलपमेंट करेगा। जो भी चीज़ें, जो जिस राज्य में था, जो जिस कस्बे का राजा था, या जो मंत्रिमंडल जिसको दिया गया था, सबने जब भी पता चल गया कि कोई हमारी देख रेख करने वाला ही नहीं है, कोई हमारे पर कंट्रोलिंग पावर ही नहीं है, कुछ हमें कुछ होगा ही नहीं, कोई दंड नहीं देने वाला है, तो सब जिस जिस जगह थे उसी जगह रहे। लेकिन सब में गंदगी आ गई और सब धांधली करने लगे, जैसे आज के टाइम पे हो रहा है। अगर आज के टाइम पे छूट दे दी जाए कि किसी को कोई सज़ा नहीं होगी, कोई कानून नहीं लागू होगा, सब अपनी मर्जी से, कोई कुछ है, तो देखिए सब अपनी मर्जी से बहुत कुछ कर सकते हैं। जितने राजा, मंत्री, मिनिस्टर, जितने भी आज के रियल लाइफ में, सब वैसे हो जाएंगे। तो यही चीज़ें उस टाइम पर हुई थी, जब राजा ही निर्बल था, तो सारी चीज़ें खराब हो गई और आर्थिक व्यवस्था भी हिल गई। ठीक है, पैसा ही नहीं तो पैर भी नहीं। आंतरिक विद्रोह सबसे बड़ा कारण, उत्तराधिकारी का युद्ध हुआ था, फिर उनके बाद फिर और जो लोग आए वो और निर्बल हो गए। फिर जो ये मंत्रिमंडल में से किसी को बनाया जा रहा लगा कि ये मतलब सामूहिक केंद्रीय मंत्रिमंडल, जो केंद्रीय सत्ता थी, उनके कैंप से रखते हैं, तो मेरा बनेगा, मेरा बनेगा, मेरा बनेगा, बाहर वाले जो आए मेरा बनेगा। तो इन सब की भी लड़ाइयाँ देखने को मिली, जिसके कारण से ये पतन हमेशा देखने को होता गया। ठीक है, ये मैंने आपको पतन 5-6 बताए हैं, मैंने तरीके से बताया है। आपको अति लघु उत्तरी में आएगा तो, लघु उत्तरी में आएगा तो आपको ब्रीफ में लिखना होगा, 3 से 4 लाइन, एक पैराग्राफ कम से कम। ठीक है, क्लियर है? एनी प्रॉब्लम किसी को? किसी को कोई प्रॉब्लम होगी तो आप कमेंट के थ्रू मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। ये हमारा भी पहला चैप्टर ही चल रहा है, देखते हैं अब आगे। अब यहाँ पे नया टॉपिक है, इसी सिलेबस में आपके दिया गया है, हूण कौन थी, हूण के बारे में है, हूण के बारे में। तो देखते हैं यहाँ पे। हूण मूलतः मध्य एशिया की एक जंगली और बर्बर जाति थे। ध्यान से देखिए, बात को सुनिए। हूण जो थे वो कहाँ के? मध्य एशिया के, मिडिल एशिया के एकदम बीचों बीच के एक जंगली और बर्बर जाति थे। ठीक है, कैसी जाति थी? जंगली थी और बर्बर जाति थी। जनसंख्या बढ़ जाने के कारण कुछ अन्य कारणों से उनके मध्य एशिया छोड़कर भागना पड़ा। उनकी जनसंख्या बढ़ गई, जिसके कारण उनको मध्य एशिया को छोड़कर दूसरी जगह पे पलायन करना पड़ा। ये लोग 2 भागों में बढ़ गए। जब अलग अलग जगह जनसंख्या बढ़ गई तो ये लोग भी 2 ग्रुप में बढ़ गए। एक दल इनका वोल्गा नदी की ओर चला गया और दूसरा दल इनका जो है वो ये वचनद की घाटी की ओर चला गया। कहाँ चला गया? वचनद की घाटी की ओर चला गया। 2 दल इनके डिवाइड हो गए। ठीक है, जो दल वचनद की घाटी की ओर आया था वह धीरे धीरे फारस में घुस गया। जो वचनद की तरफ गया था वो धीरे धीरे फारस की तरफ घुस गया और वहाँ से लोग अफगानिस्तान में आए, उन्होंने गंधार पर कब्जा कर लिया। अब देखिए, एक तो ये जंगली बर्बर जाति के लोग थे, मध्य एशिया की तरफ के रहने वाले थे। अब इनकी पॉपुलेशन बढ़ गई तो वहाँ पे भुखमरी आ गई होगी, या अकाल पड़ गया होगा, या कोई ऐसी आपदा विपदा आ गई जिसका ये सामना नहीं कर पाए और ये पलायन कर गए, वहाँ से भागने लगे। अब जब भागने लगे तो उसमें कुछ बात हुई होगी कि आधे लोग उधर पड़ जाएं और आधे लोग इधर पड़ जाएं। तो एक लोग वोल्गा नदी के किनारे चले गए और एक लोग वचनद की घाटी की ओर आगे बढ़ गए। जो लोग वचनद की तरफ गए वो फारस से घुसते हुए, रास्ता रहा होगा, गांव रहा होगा, कस्बा रहा होगा, जंगल रहा होगा, कुछ भी रहा होगा उस समय, वो घुसते हुए अफगानिस्तान में चले गए और वहाँ पे जाके गंधार में कब्जा कर लिया। ठीक है, और देखते हैं इसके बाद उन्होंने भारत के उत्तर पश्चिम में स्थित शक और कुषाण
शक और कुषाण राज्य को नष्ट कर दिया। फिर इन्होंने क्या किया, उत्तर भारत में एंट्री मारी और शक और कुषाण राज्य थे उनको खत्म कर दिया। इसके बाद तत्पश्चात इन लोगों ने भारत में प्रवेश किया। अब अफगानिस्तान से होते हुए वहां से सब खत्म करते हुए ये जितने भी राक्षस थे बर्बर जाति के, ये इंडिया में प्रवेश कर गए। थोड़े समय बाद इन लोगों ने भारत के उत्तर पश्चिम में अपना अधिकार कर लिया और कुछ ही समय बाद रहते रहते इन्होंने, जब राजा कोई है ही नहीं, उत्तराधिकारी कोई है ही नहीं है, कोई कंट्रोलिंग पावर है ही नहीं, नियंत्रण है ही नहीं, डर किसी का है ही नहीं, तो ये अपना अधिकार कर लिए। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ये देखिए कुछ ऐसे थे ये हूण, दिख रहा है आपको, एकदम कबीले टाइप के, एकदम उस टाइप के दिख रहे हैं ये हूण के बारे में। ठीक है, देखते हैं। अब इन्होंने जो भारत पर आक्रमण किया उसके बारे में कुछ बातें हैं, ध्यान से देखिएगा, हर एक चीज़ को पॉइंट आउट करते हुए चलिएगा। सभी लोग ध्यान से सुनेंगे क्योंकि टेस्ट में जब लूँगी तो अब की बार मुझे उम्मीद रहेगी कि कोई भी एसएसटी की में गलती नहीं करेगा, इसलिए हर चीज़ एकदम डेट वाइज कलरफुल की हूँ ताकि आपको समझ में आए। बहुत मेहनत से नोट्स मैंने एकदम चूज़ करके बनाई कि जितनी बातें आपके सिलेबस में है तो ये बहुत बड़ा, अगर हम पढ़ेंगे अभी ना तो बहुत ज़्यादा अकॉर्डिंग टू सिलेबस चलेंगे। हमें यहाँ पे आईएएस का एग्ज़ाम फिलहाल नहीं देना है अभी। ठीक है, चलिए हम डीएलएड का देख रहे हैं तो उसी के सिलेबस से ही चलेंगे, वरना सिलेबस बहुत लेंथी हो जाएगा और वैसे भी एसएसटी बहुत लेंथी दिया गया है। अब देखते हैं भारत पर आक्रमण इनका क्या था। भारत पर हूणों का जो आक्रमण है वो 458 ईसा पूर्व के समय हुआ था, ईस्वी में। ठीक है, डेट याद रखिएगा। उस समय गुप्त सम्राट कुमार गुप्त गद्दी पर बैठा था। देखिए जब ये आक्रमण हुआ हूणों का, उस समय भी गुप्त साम्राज्य एकदम नष्ट नहीं हुआ था, वो तो कारण बताया गया था आपको। ठीक है, अब गद्दी पर कौन बैठा था, कुमार गुप्त। उसने युवराज स्कंदगुप्त को हूणों का सामना करने के लिए उत्तरदायित्व सौंपा था। स्कंदगुप्त को हूणों से सामना करने के लिए उसने उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उत्तरदायित्व को सौंपा गया था। स्कंदगुप्त ने हूणों को पूरी तरह से हरा दिया था। स्कंदगुप्त ने क्या किया, हूणों के साथ लड़ाई की और उनको पूरी तरीके से पराजित कर दिया था। इसकी विजय के बाद ही उसने विष्णु स्तंभ बनवाया था। ठीक है, भारत जब ये विजय पर हो गई कि हाँ गुप्त साम्राज्य के लोग जीत गए हूणों पर आक्रमण करके, तो विष्णु स्तंभ बनवाया गया था। भारत से हार कर हूण बहुत निराश हो गए। जब हूण इस बार हार गए तो बहुत ज़्यादा निराश हुए और जब एक स्कंदगुप्त जीवित रहा, हूण अपने पैर जमा नहीं सके। एक स्कंदगुप्त जब तक जीवित रहा तब तक अब हूण जो थे वो अपने पैर वहाँ पर बिल्कुल जमा ही नहीं पाए। फिर उन्होंने ईरान की ओर दिया। अब हूण क्या करे, ईरान की ओर बढ़ते, जब नहीं आ पाए तो दूसरी तरफ कौरा खाने चले गए। ईरान की ओर वो आगे चले गए और सारे ईरान को नष्ट करके अपनी शक्ति पे और मजबूत किया। अब क्या किए, ईरान पे गए, वहाँ पे कब्जा कर दिए, सब कुछ खत्म कर दिया, जितनी सेना थी, रुपया था, टुकड़ी थी, गोला बारूद, दम जो भी था, बम सम सबको अपने कब्जे में ले लिया और अपनी सेना को और ज़्यादा ही मजबूत कर लिया, जो इनकी सेना में घात था या जो इनकी सेना में कमी पाई गई थी। ठीक है, चलिए आगे और देखते हैं फिर क्या हुआ। इसी प्रकार शक्ति एकत्रित करके हूणों ने 30 वर्ष के बाद भारत पर फिर आक्रमण किया। देखिए इतने नीच थे ये लोग उस समय के कि ये मतलब जितना होता है ना कि एक कुत्ते की पूंछ कभी सीधी नहीं होती। ठीक है, उसको जितना आप डांटो, कुत्ते को जितना आप डांटो वो कुत्ता बार बार वहीं आता है, बार बार वहीं आता है। उसी टाइप से उस टाइम के ये भी लोग थे, ऐसी इनकी जाति थी, ऐसा इनका रहना था, ऐसा सब कुछ था कि ये मतलब प्लीज अपनी सेना को मजबूत करते हुए ये फिर आए। और हूणों के प्रमुख सरदार तोड़मार, इनके जो सबसे मेन लीडर नेता थे तोड़मार, उसका पुत्र महिरकुल, उसका पुत्र, ये दोनों बाप बेटे मिलके पूरा नाश किए। ठीक है, गुप्त साम्राज्य को खत्म करने में इनका भी बहुत हाथ रहा। लेकिन स्कंदगुप्त के कई बाप के बाद कोई शक्तिशाली शासक नहीं हुआ जो हूणों का सामना कर सकता था, इसीलिए इन्होंने पूरा कब्जा अच्छे से करने में इनको सक्षम और शक्ति भी मिल गई थी। अतः 6वीं शताब्दी के आरंभ तक हूणों ने भारत के उत्तर पश्चिमी हिस्से में एक बहुत बड़े भाग का अधिकार कर लिया, पूरे वक्त कब्जा कर लिया उस पर, और धीरे धीरे हूणों ने गुप्त साम्राज्य को लूटकर भिन्न भिन्न एकदम बराबर करके बांट के खत्म कर दिया। ठीक है, समझ में आई बात, क्लियर है। ये हूणों का आक्रमण था जो हमारे भारत पर किया गया था। आगे चलते हैं, अब इसका प्रभाव क्या हुआ ये समझते हैं। कभी कभी सस्ते के कुछ ऐसे टॉपिक आते हैं कि बहुत सारी चीज़ें कभी मुझे भी जब नहीं मिलती है, मैं भी पढ़ती हूँ, तो लगता है कि क्या क्या हमारे इंडिया के साथ हुआ, कितना ज़्यादा हुआ, तब से जो चीज़ें होती आई हैं। राजा महाराजा का टाइम पीरियड ये 458 ईस्वी और आज 2022 चल रहा है, लगभग देखने लगे तो ना उस टाइम पे बहुत सारी चीज़ें थी ना आज के टाइम पे बहुत सारी चीज़ें हैं आज, लेकिन कितना अलग है। ठीक है, ये बात की बात है फिलहाल। चलिए देखते हैं। यद्यपि हूणों का अधिकार भारत में एक छोटे से भाग
एक छोटे से हिस्से और तथा थोड़े समय तक ही रहा, पर उसका प्रभाव भारत के राजनीतिक और सामाजिक क्षेत्र पर पड़े बिना नहीं रह सका और भारत पर हूणों का जो प्रभाव पड़ा उसका वर्णन नीचे किया गया। अब देखिए, मतलब बहुत ज़्यादा समय तक किसी को एक बार अगर आपकी इज्जत चली गई, ठीक है, एक बार अगर आपकी इज्जत चली गई किसी भी चीज़ के लिए, ठीक है, समाज के सामने, फिर आप कितना भी कवर कर लो वो चीज़ दोबारा कभी आपको मिलती नहीं और प्रभाव पड़ ही जाता है, उसकी एक छाप छूट जाती है। वही बात यहाँ पे है कि एक छोटे से भाग पर ही इनका अधिकार हो पाया था, लेकिन इनकी जो गंदगी थी वो विस्तार रूप से इनका प्रभाव अपना छाप छोड़ते हुए आगे बढ़ गई थी। देखिए, ऐतिहासिक प्रकरणों में कुछ पता चलता है कि ये उनका विनाश के बारे में पता चले कि इन्होंने क्या क्या किया या क्या क्या चीज़ें थी। देखिए, पूर्ण असभ्य और बर्बर थे, दिख रहा है, ये अनमैनर्ड थे, अनबिहेवियरल थे और बर्बर थे, एकदम जंगली पशु जैसे। उन्होंने अपने आक्रमण और शासन की अवधि में अनेक मठ, मंदिर, इमारत नष्ट कर दी। बहुत सारे मठ को, मंदिर को, आश्रम को, सबको इन्होंने खत्म कर दिया, विनाश कर दिया। और अनैतिहासिक ग्रंथों को, बताइए, ग्रंथ को भी जला दिए, ग्रंथ का भी सर्वनाश कर दिए, इतने ज़्यादा बर्बर थे। इस प्रकार ऐसी बहुत सारी सामग्री समाप्त हो गई, बहुत सारे इतिहास, बहुत सारे स्रोत सब खत्म हो गए, जिससे उस समय के इतिहास के बारे में बहुत मूल्यवान जानकारी प्राप्त की जा सकती थी। जब आप कोई चीज़ आज के प्रेजेंट टाइम में भी एक कोई न कोई ऐसा रखा है, अडॉप्ट किया जाता है, सॉरी मतलब हायर किया जाता है, जो ये सारी चीज़ों को लिख रहा है, हिस्ट्री लिखी जा रही है, ठीक है। ये चीज़, ये मोदी का राजकाल, मोदी साहब का, योगी साहब का, तमाम लोगों जितना भी है, मैं तो जितना भी मैं अपनी बात बताऊं तो जितनी सारी होता है ना कि हिस्ट्री आती है, जैसे हम लोग अपनी हिस्ट्री देख रहे हैं, अपने घर की देख रहे हैं, वैसे दादा परदादा, वैसे ये सारी हिस्ट्री लिखी जाती है। उस समय भी इतने शासनकाल में सब कुछ लिखा गया था, लेकिन ये इतने बर्बर जात के जंगली पशु थे कि इन्होंने इमारत तो जो नष्ट की, इन्होंने लिखित दस्तावेज को भी एकदम नाश कर दिया, उसको भी एकदम खत्म कर दिया, ठीक है। अगर होता तो बहुत कुछ पता। राजनीतिक प्रभाव भी पड़ा। देखिए क्या हुआ, हुण के आक्रमण का सबसे बुरा प्रभाव गुप्त साम्राज्य पर ही पड़ा, क्योंकि ये उन्हीं के काल में आए थे युद्ध करने के लिए भारत पर, ठीक है। अनेक आक्रमण ने उसे नष्ट कर दिया। स्कंदगुप्त के समय हुण को पहली बार करारी हार, स्कंदगुप्त जब तक थे तभी इनको पहली बार करारा जवाब मिला और ये तब तक वहां पे अपने पैर को नहीं थाम पाए थे। जब यहाँ पे है, जब तक स्कंदगुप्त जीवित रहा, हुणों की दाल नहीं गल पाई और उसकी मृत्यु के बाद कोई भी ऐसा शक्तिशाली गुप्त शासक पैदा ही नहीं हुआ था जो उनका सामना कर पाए। हुण की स्थिति का लाभ उठाया, हुण ने ऐसी परिस्थिति का लाभ उठाया और विशाल गुप्त साम्राज्य को नष्ट हो गया। इतना ही नहीं, गुप्त साम्राज्य के नष्ट होने से भारत की राजनीतिक एकता भी नष्ट हो गई और सारा साम्राज्य छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड हो गया, ठीक है। ये राजनीतिक प्रभाव पड़ा हुआ था। आगे सांस्कृतिक प्रभाव पर क्या पड़ा इनका देखते हैं। हुणों की बर्बरता ने भारत के सांस्कृतिक जीवन को भी काफी ठेस पहुंचाई थी। विद्वान और कलाकार का वध कर दिया, जो बताइए नाटककार थे, गीतकार थे और जो नर्तकी थी, नाचने वाली जो होती, बहुत सारे राजा महाराजा क्या सब होते क्या करते थे ना, गाना बजाना वगैरह वगैरह चीज़ें, सबको इन्होंने खत्म कर दिया, वध कर दिया। साहित्यिक सांस्कृतिक पुस्तकें जला कर, मठों, बिहारों, इमारतों को नष्ट करके उन्हें भारत की संस्कृति को बहुत क्षति पहुंचाई थी। सोच लीजिए, ये इतने ज़्यादा बर्बर जाति के इतने जंगली पशु थे ये, कि मतलब इमारत को, सारे कलाकारों को, विद्वानों को, पंडितों को, पुरोहितों को, सबको ये मार डाले और जो संस्कृति दस्तावेज थे, जो इमारतें थी, जो संस्कृति थी, वो सबको इन्होंने खाक कर दिया, मिट्टी में मिला दिया, ठीक है। आगे चलते हैं, देखते हैं कुछ और बातें। आज की ये क्लास यहीं तक है फिलहाल के लिए। आज की इस क्लास में हमने कई सारे टॉपिक को पढ़ा है, एक बार रिकॉल कर लेते हैं। 2 मेजर टॉपिक था, हमने आज की इस क्लास में गुप्त साम्राज्य के पतन के कारण पूरे अच्छे से देख लिए, ठीक है। क्या था, हुण कौन थे, हुण का जो भारत पर आक्रमण हुआ वो क्या था और प्रभाव क्या क्या पड़ा, ये सारी बातें हमने क्लियर इस वीडियो में हमने आज की इस क्लास में देखा है। अब एक वीडियो और बनेगा जिसमें अभी हमको जो है वर्धन, हर्षवर्धन, वंशवर्धन, ऐसे कुछ करके है ना, हर्षवर्धन का काल है, उनके बारे में फुल डिटेल में हमको पढ़ना है, क्या क्या चीज़ें दी गई हैं, वही सारा हम फुल डिटेल में अब डिस्कस करेंगे। वही एक लास्ट टॉपिक बचा है। अब फर्स्ट चैप्टर का एक वीडियो आपको और मिलेगा ताकि आपका फर्स्ट चैप्टर खत्म हो जाए, उसके बाद हम फर्स्ट चैप्टर का भी टेस्ट लें ताकि आपके सारे टेस्ट बराबर हो जाए और सभी सब्जेक्ट का एक एक चैप्टर खत्म हो। यही एक सब्जेक्ट होता है जिसका एक चैप्टर अभी तक नहीं खत्म हुआ है, काफ़ी लेंदी है, मैंने हर चीज़ डिटेल में बताई है, जितने भी जीवन परिचय है, टॉपिक का कब पतन हुआ, क्या हुआ, सब कुछ मैंने फुल डिटेल में अच्छे से नोट्स के साथ बताया है, हाईलाइट भी किया हुआ ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना पड़े। होपफुली आज की ये क्लास आपको इंटरेस्टिंग लगी होगी, समझ में आया होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझसे कमेंट के थ्रू पूछ सकते हैं, मैं आपको जेन्युइन रिप्लाई ज़रूर करूँगी। चलिए नेक्स्ट क्लास में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।